महादेव सर, हेलो। Students, is this board clear? Students, please reply me. Okay, thank you. Extremely sorry for late today, guys. There was one technical issue. As it was resolved, we have started our lecture. ठीक है? So let's go for yesterday's important formulas. So let's just start our formulas. Now, if you see, yesterday we have taken some formulas. I'm doing the stating like yesterday. ठीक है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो अभी। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट, जैसे हम लोगों ने we have seen one formula like sin of a plus b. Who can tell me this? Sin of a plus b. Yes, is there anyone? Is there anyone? Yashasri, Sakshi, Abhishek. Sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin A into cos B plus cos A into sin B. Okay. That is what sin of A into cos of B plus cos of A into sin of B. Cos of A into sin of B. So this is what the formula actually, isn't it? Okay. So if I say this is the first equation, so ध्यान रखो ये साइन ऑफ एंगल का एडिशन, साइन ऑफ एंगल का एडिशन, ठीक है। अगर मैं वही साइन ऑफ ए माइनस बी बोलूं तो कोई है यहाँ पर जो बोल सकता है ये फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब सीधा क्या कर रहा है यहाँ पे, माइनस साइन कर रहा है ना, बराबर। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोस्तों मान लो अगर गलती से मैं एडिशन करूं दो इक्वेशंस का, क्या करूं, एडिशन करूं, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, सी केयरफुली, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय 1 plus 2, what we will be getting is sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b प्लस और दूसरा कौन है, साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, दूसरा क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ऑफ बी। तो भाई लोग इट विल गेट कैंसिल इफ यू सी केयरफुली, एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इफ यू सी देन आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग साइन ऑफ ए प्लस बी plus sin of a minus b is equal to 2 sin a cos b, 2 sin of a into cos of b। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है हम लोगों के पास में कि भाई देखो अभी ये देखो अभी ये दो जो एंगल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जो कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, तो वो कुछ तो होगा ना, देख कुछ तो होगा, मतलब क्या होगा,
कि I can say put A plus B equal to C and A minus B equal to D. अभी कुछ तो एडिशन आएगा उनका C और उनका कुछ तो सब्ट्रैक्शन आएगा D. ठीक है, तो मान लो अगर A plus B equal to C कर दिया आप लोगों ने, अब A equal to ना, और A minus B equal to D कर दिया, तो you will be getting that this BB will get cancelled and 2 times of angle A equal to C plus D. So that's what A equal to C plus D आएगा. A equal to C plus D divided by 2 आएगा. Also, अगर आप ध्यान से देखोगे कि भाई मुझे अगर निकालना है मान लो E माइनस बी, तो आपका A माइनस बी और C B मिलेगा आपको C माइनस डी बाई 2. तो आपको पता है ये वैल्यू किसी, ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखोगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट A माइनस बी. ठीक है, सो देन आफ्टर उसके बाद में अभी मुझे क्या करना है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा, कौन सा, ये वाला नहीं, ये फर्स्ट नहीं थर्ड है. तो इक्वेशन नंबर थर्ड विल बी व्हाट नाउ, दैट इक्वेशन विल बी व्हाट साइन ऑफ A प्लस बी बोले तो क्या होता है, A प्लस बी बोले तो C है ना, तो साइन ऑफ C प्लस साइन ऑफ D. देखो ध्यान से, साइन ऑफ C प्लस साइन ऑफ D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाय 2. देखो A मतलब C प्लस D बाय 2 and B means what, cos of C minus D divided by 3. So this is what the first formula for this form. कौन सा form, sin of angle plus cos of angle, या sin of angle plus sin of another angle. So this is what the another formula that which we have to write it down and learn it also. So you guys please note it down. सर रिपीट करा ना परत एकदा. ओके बेटा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक बार लिखो. लिखना हो गया क्या No, sir. स्टूडेंट्स? Have you completed? No, sir. Yes. Okay, okay. Go through this. Take it fast. Yes, sir, completed. Hello. Yeah. I think what?
हुआ? Yes, sir. Okay. Yes, sir, हो गया. Okay, fine. Let's start now. See, guys, you are familiar about these two formulas, isn't it? Now, what we are supposed to do, this term we are getting once it is positive and once it is negative. So we are adding these two equations so that it will get cancelled. एक ही टर्म टू टाइम्स है तो इसको टू टाइम्स लिखा और इन दोनों को ऐड किया. और जैसे हमको पता है कि भाई ये दोनों का एडिशन कुछ तो आएगा सी, इसका सब्ट्रैक्शन कुछ तो आएगा डी. तो इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की, दोनों का ऐड किया. आई एम गेटिंग व्हाट? आई एम गेटिंग a plus b equal to c, a minus b equal to d. So that b will get cancelled. I get 2a equal to c plus d. Therefore, ये 2 शिफ्ट कर दिया इधर. आई एम गेटिंग c plus d by 2 equal to a. अब वही वैल्यू इसमें या इसमें रखोगे तो आपको मिल जाएगी b equal to what? c plus c minus d divided by 2. फिर उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है. a plus b को ले c रख दो. a plus b के जगह c, a minus b को ले d, यहाँ पे d है, ये यहाँ पर d. बाद में 2s, ये गया 2 साइन ऑफ एज है. a की वैल्यू क्या है? c plus d by 2. ये मिल गया आपको a की वैल्यू c plus d by 2 और b की वैल्यू क्या है? cos ऑफ b है ना, b की वैल्यू आएगी c minus d by 8. Yes or no? Students, please reply me. Yes, sir. Okay, fine. और आपको स्क्रीनशॉट सेंड करने की जरूरत है क्या? अरे स्क्रीनशॉट सेंड कर. ठीक है, फोटो निकालना स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर cos ऑफ a plus b और cos ऑफ a minus b का फॉर्मूला कौन बोल सकता है यहाँ पे? फिर कौन बोल सकता है? Sir, टीचर. so may I? Sir, cos of a plus b, cos a cos b minus cos a sin b. sin a sin b. करेक्ट है ये? Cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b. और ये Cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको ऐड करने के बाद में? cos a cos b माइनस sin a sin b और ये इधर cos ऑफ a minus b का क्या होगा? sin a sin cos a cos b plus sin a sin b. So what we need this addition. तो एडिशन के पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? ये दो भाई लोग को कैंसिल करना पड़ेगा. So what I am getting is cos of a plus b plus cos of a minus b is equal to 2 cos a cos b. ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए. बट लास्ट क्वेश्चन में देखा a plus b equal to c, a minus b equal to d and c plus d by 2 का मतलब क्या होगा? a and लास्ट में c minus d by 2 का मतलब होगा d. अगर मैं सही हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d. cos of c plus cos of d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. चलो अटैक करो.
था सर। चलो फास्ट लिखो। Take it fast. लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सर इट्स डन, हो गया ये भी एक फॉर्मूला मिल गया आपको फिर, बराबर बराबर क्या। बट अगर आप देखते हो तो इसके एडिशन के जगह मान लो हम लोगों ने किया सब्ट्रैक्शन। क्या किया, सब्ट्रैक्शन। तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अगर आप ध्यान से लिखते हो तो ये माइनस होगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर आपका ध्यान से ये तो ये प्लस ये माइनस दोनों टर्म्स हो जाएंगी कैंसल लाइक दिस। So this will be minus 2 sin A into sin B। ठीक है, इतना शायद आपको सही पता है। ये रखो। उसके बाद में ये भी गिवन इंफॉर्मेशन सब क्वेश्चंस के लिए है वैसा, तो आप क्या लिखोगे फिर, therefore A प्लस बी बोले तो C cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D होगा ये। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। मतलब ऐसा एक ही फॉर्मूला है जिसमें माइनस साइन आएगा। ठीक है, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप इसको कैसा लिख सकते हो, cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D इज इक्वल टू माइनस 2 cos ऑफ C प्लस D बाई 2 इंटू, ध्यान से देखो अभी, साइन ऑफ, माइनस साइन इनसे बाहर निकाला तो D माइनस C हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। किसी कोई दिक्कत होगा तो बोलो, कोई दिक्कत होगी तो बोलो। ठीक है, आई टुक माइनस साइन बाहर कॉमन एंड इट विल बी D माइनस C देन। अभी आपको कल मैंने ये चीज बोली थी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा। याद होंगी नहीं होंगी आई डोंट नो, बट मैंने बोली थी। ठीक है, रिमेम्बर दिस थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे ये इसका फॉर्मूला लिखना है, सो व्हाट कैन आई से, cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D दैट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर आएगा तो आने वाला माइनस 2 cos क्या इधर C प्लस D डिवाइड बाय 2 इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या D माइनस C बाय 2। क्या मैं सही हूँ, D माइनस C आएगा, माइनस साइन इधर आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होंगे, प्लस, लाइक cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D विल बी इक्वल टू 2 cos
c plus d by 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2। मतलब क्या, अगर आपको ये माइनस साइन नहीं लिखना है, कौन सा माइनस साइन, ये माइनस साइन नहीं लिखना है, तो इसको सीधा d माइनस सी कर देना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूला में सिर्फ cos c माइनस cos d में ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसा यूनिक फॉर्मूला है जिसमें आपको ये चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसको फटाक से छापो। You kindly write it down fast. सर बोल बेटा। सर वरती आपण जे इक्वेशन काढलं तिथे -2 साइन ए ऑफ साइन बी आलं, तर मग खाली पण सर -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 येईल ना? ओ माय गॉड, यहाँ पे हर जगह पे मैंने क्रॉस किया ना। हाँ थैंक यू बेटा, गलती से मिस्टेक हो गई। मैंने यही बोला कल कि 12th के बच्चों को पता ही है, बोलता कुछ और लिखता कुछ है, इसके लिए वो मेरे पे ध्यान देते। तुम लोग भी ध्यान दिया करो। चलो, अरे हुआ क्या? सर बोल बेटा। ये जो यहाँ पे और एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो ये यूज कर सकते हो, दोनों में से। समझी? हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो हेलो, यस सर एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो ये यूज कर सकते हो, दोनों में से। ठीक है? लेकिन ये जो स्टेप की ना वो समझ में नहीं आ रही, वो साइन माइनस डी माइनस सी वो कैसे आया?
बेटा ये दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, ये c माइनस डी बाई टू है ना, Yes. व्हाट आई डिड, माइनस साइन से समझो मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हाँ. होता है Minus डी बाई C टू D. माइनस टू, बराबर है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बराबर है। Yes. हम्म? हाँ. ये b प्लस होगा बराबर, हाँ. और c माइनस होगा बराबर, Yes sir. ओके। Yes. तो माइनस साइन ऊपर ले लिया, देखा भी। Yes sir. Thank you. Keep asking and keep improving yourself. आई होप आपका लिखना हो गया होगा शायद से, यस सर हो गया। किसी का बाकी है? Yes sir. हो गया. ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, अभी आप लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा, मतलब हम लोगों ने पहले दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया। हम लोग अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो ये ऐसा फॉर्मूला होता, कृपया इसको लिख लो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, और इसके पहले का कौन सा है, साइन सी प्लस साइन डी विल बी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तीसरा है cos c plus cos d, that is equal to 2 cos of c plus d by 2 c minus d by 2, शायद जो अभी थोड़ी देर पहले किया, और cos of c minus cos of d will be equal to minus 2 sin of c plus d by 2 and sin of c minus d by 2, और सिर्फ इसका एक ऑप्शनल है, that is what 2 sin of c plus d by 2 into sin of d minus c by 2। ठीक है, इसको कॉपी करो फटाक से, सो दैट आपको चार फॉर्मूलेज में सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी समझ में आएगी। काइंडली कॉपी फास्ट। सर हे पेज नंबर किती वरचं एक्झाम्पल आहे? एक्झाम्पल नाही, ते फॉर्म्युलाज आहेत।
हा किती पेज नंबर टेक्स्ट बुक मध्ये? मी टेक्स्ट बुक आता हातात तुम्ही बघतच नाहीये. तो शोध तुला भेटून जाईल बेटा. चलें आगे. येस सर. चलो अभी ठीक है. Have you seen conversion of angles, students? Conversion of angles. कृष्णा सर ने बताया था क्या? Student? नो सर. No. सर कन्वर्जन ऑफ अँगल म्हणजे डिग्री टू रेडियन का? Yes. सर ते तुम्ही नव्हतात ना तेव्हा आम्हाला ते मुंबईकडे शिफ्ट केलं होतं ना, तिथे झालं होतं. बर बर. येतं हो. सगळ्यांना? ते माहित नाही. सगळ्यांना येतं का स्टुडंट्स? रिप्लाय मी फास्ट. No, sir. नो. हु इज दिस नो? नाही सर. सर एकदा शॉर्ट मध्ये समजून सांगा ना. ओके ओके. सी. Yashasri, what is the definition of degree? Yashasri. Yashasri. येस सर. Definition of degree. माहित नाही सर. The म्हणजे सर त्यांनी डायरेक्ट स्टार्ट केलं होतं की डिग्री टू रेडियन कसं कन्वर्ट करायचं. the 360th part of a circle is known as radian. Sorry, as a degree. अभी इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा. अगर ये सर्कल है तो ये दो पार्ट हो गए, तो इसके कितने पार्ट करने हैं? 360 पार्ट करने हैं. 4 हो गए. ऐसा करेंगे तो हम लोग 8 हो जाएंगे, बराबर. और तोड़ते जाएंगे ऐसा तो 16 हो जाएंगे ऐसे. ठीक है. तो ऐसा 360 पार्ट, अगर जैसे 360 इक्वल पार्ट लिखना पड़ेगा. इक्वल पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज व्हाट. मतलब देखा जाए तो ऐसा कुछ मिल जाएगा ना हम लोगों को, ये और ये इतना इक्वल पार्ट आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को हर ऐसा इक्वल पार्ट बनाना पड़ेगा. ऐसा हर इक्वल पार्ट बनाना पड़ेगा. और जैसे भी मतलब यहाँ तक तो 180 इक्वल पार्ट आ जाएंगे ना. ऐसा करते 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 you will be finding that there are 180 equal parts in a semicircle. Now, but ऐसे सर्कल में अगर 360 इक्वल पार्ट बना दिए आपने, इक्वल इक्वल सर्कल के, तो उसमें से एक पार्ट को क्या कहा जाएगा? डिग्री कहा जाएगा. that will be considered what 1 degree. Okay. तो और जहां तक रेडियन की बात है, रेडियन कोई डिफाइन कर सकता है बच्चों? नहीं आया तो भी चलेगा. रेडियन आपको फिजिक्स के भी सर ने बोला होगा और मैथ के भी सर ने बोला होगा. फिर रेडियन. यशस्वी, अभिषेक, शीतल, साक्षी. सर यू नीड टू मेजर द एंगल इज रेडियन. ना 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 ना, ये तो बहुत मतलब बेसिक हो गया बेटा. समझो 1 रेडियन क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए ना. ये तो पढ़ने चले कुछ पता नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे. टीचर फेंक रहा तुम कैच कर रहे. ठीक है. तो इफ यू सी केयरफुली गाइस,
मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, कितने सेंटीमीटर का? 5, ठीक है। और ठीक है, और मान लो अगर एक सेंट्रल एंगल बनाए, शायद आप जानते होंगे सेंट्रल एंगल को, ये एंगल बनाया समझो थीटा का कुछ, और अगर ये इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं या कॉर्ड बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अगर इस आर्क की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ओके, इस आर्क की लेंथ भी अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो इस एंगल को कहा जाएगा 1 रेडियन, एंड दैट विल बी आई थिंक डिनोटेड बाय लाइक दिस, आई थिंक 1 रेडियन लाइक दिस, बराबर है? ठीक है, तो आप लोगों को इसका डेफिनेशन लिखना है। इसकी डेफिनेशन पहले इसकी कॉपी करो, फिर डिटेक्ट करता हूँ, डिग्री की लिखो एक बार। वो भी एक लाइन लिखना, ओके। So write down the definition of radian. Write down. Keep muting yourself. अगर घर में फैमिली का आवाज आता है तो, ठीक है? The angle subtends the angle which subtends the angle which subtends arc equal to radius of circle. Radius of circle is known as what? 1 radian. जो एंगल सर्कल के रेडियस इतनी आर्क सबटेंड करेगा उस एंगल को 1 रेडियन एंगल कंसिडर किया जाएगा। ओके, देखो अभी मान लो ये थीटा डिग्री है, इधर क्या करेंगे? पाई बाय 180 into theta, that will be radians. समझ लो, पाई बाय 180 into थीटा, इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर इधर थीटा है, इधर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। मान लो इधर थीटा, अगर इधर थीटा रेडियन है तो इस पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 बाय पाई into theta degrees, ठीक है? So this is what the conversion is। जल्दी से छाप लो, कौन बात कर रहा है? मी खाल्लं, ए थोडंसं खाल्लं, मी खाईना। हाँ चलो आगे, ठीक है? तो ये हो गया कन्वर्जन। जल्दी से लिखो इसको,
is known as a radian. ठीक है. हुआ? Yes, sir. Okay. अगर एक को समझोगे कर दो. 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 कैंसल, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू पाई बाय 18, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस. ठीक है. वैसे 45 का करो, वैसे लग जाओ काम पे. मूव. चलो. Hello, sir. सर यस बेटा, बोलो. हेलो सर, अभी आपका क्लास चालू हुआ क्या? हेलो, हेलो एनीवन हैव डाउट? यस गाइस, बोलो. सर हेलो व्हाट इज 45? 5/4. Okay, 45 is 5 by 4. 60. 5/3. Okay. है यस खुशी, बोल. सर, आपने अभी क्लास चालू किया क्या? हेलो 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 विवेक, यस सर
बोल बेटा। सर सर पाई बाय 4 5/4 किसका रे बेटा? सर 55 डिग्री 55 नहीं 45 होगा। हाँ 45 ओके खुशी बोल बेटा। चलो 75 का बोलो। 75 बोलो बच्चों। हेलो 5 हाँ 75 pi by 12 5/12 वेरी गुड। आगे पाई बाय 20 पाई बाय कितना? 15 बोले तो कितना? पाई बाय पाई बाय 20 गड़बड़ हो गई, ध्यान से करो। pi by 12 यस who is that pi/12 that one is correct। इसके आगे 90 तो किसी को भी आएगा। पाई बाय 2 पाई बाय pi by 2 2 वेरी नाइस। इसको 115 करेंगे। 115 का बोलो जल्दी। 115 भी नहीं यार, 105 करना पड़ेगा। सर बोलो बोलते रहो। डाउट होगा तो शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्व करते रहो। सर 105 चा 7 पाई बाय 12 है का? 7 pi/12 वेरी नाइस। चलो जल्दी जल्दी बोलो। 135 is 3 pi by 4 3 pi by 4 गुड वेरी गुड। आगे 150 pi by 2 150 pi by 2 गड़बड़। check yourself carefully। 5 pi by 6 very nice। who is this? Sir, 5 Gayatri. by 6? Gayatri okay very good बेटा। अभी मैं आपको शॉर्टकट बोलने वाला हूँ। सर 120 is 2 pi by 3 कितना बेटा 120 का? 2 pi by 3 वेरी गुड। देखो ध्यान दो, ये जो सब ध्यान दो, ये जो नंबर है बराबर है, आपको हर नंबर 15 के टेबल में दिया जाएगा। किसके टेबल में दिया जाएगा? 15 के, बराबर है। 15 टू जा कितना? 30 हाँ तो इधर 2 लिखो। 15 कितना? 45 है ना? 15 हम मत जा 3 बराबर है। अरे बराबर है क्या? yes 15 4 जा बराबर 4 जा 15 15 5 जा 15 1 1 जा 15 6 ना 6 बराबर है। 6 जा और 5 लिखता हूँ।
आगे कौन है? 15 कितना? 7 जा 7 into 7 15 कितना? 9 जा 15 कितना? 10 इधर थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा 15 का टेबल, बराबर है? 15 वन 15 कितना बचते? 7 बचते। 15 6 जा नहीं 7 जा सॉरी 5 जा, बराबर है क्या? बराबर है क्या? यस और ये 5/12 को 15 8 जा लिखना। 8 जा चलो इसको स्प्लिट करो 5/6 5/4 बराबर है। 5/4 का कर दिए, हाँ सही है। 5/3 5 कितना? अभी कुछ नहीं है, कल 5/12 ही रहेगा। ये 5/12 ही रहेगा। ये 5/2 आएगा, ये कितना आएगा? बराबर है यार, कितना होगा? 3 5 जा एंड 3 4 जा, कितना होगा? 5 2 जा 5 6 जा। सब लोग ध्यान दे रहे हो? 3 3 जा 3 4 जा एंड देन एज इट इज। इतना शॉर्टकट किसी ने किया होगा तो बोलो। किया था किसी ने? No, sir. ओके चलो जल्दी से ध्यान रहो। अभी इसका मतलब आप लोग 5/12 लिखने का और उस नंबर को कितने से डिवाइड करने का? 15 से डिवाइड करने का, और 5/12 into that number you guys have to write it down. That will be your solution. एक्सक्यूज मी सर Okay? यस केमिस्ट्री के सर आए क्या रे बाबा? स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के सर आए क्या? Yes, sir. आए क्या? Yes. हेलो हेलो हाँ सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफी हैंडसम लुक है सर आज भी। ओके सर होस्ट कर दो। सर बना दिया? ओ थैंक यू सर। बस 2 minutes वेट।
देश के कॉल आता हूँ, देश पड़े जाए। ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो हेलो, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आर यू लिसनिंग मी? नहीं? ओ यस यस। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल Yes, स्टूडेंट्स। sir. Yes, sir. Please open the notebook and write something. आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, और इसी में है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड के बारे में दिया है। ये लिक्विड को बहुत ज्यादा डिटेल्स में फिजिक्स में ही पढ़ना है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं, टाइम ज्यादा लैप्स करने की नीड नहीं है। एक ही चीज को जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो टाइम इसमें देने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे ये, फिर बीच में इसे पढ़ेंगे। तो प्लीज नोट दिस चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट से, और डायनेमिक्स का मतलब ये है, ठीक है ना, काइनेटिक्स से। काइनेटिक्स का मतलब ये है मोशन से। ओके, यानी जब हीट का स्टडी अगर अंडर मोशन से अगर हो तो फिजिक्स या केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग ये पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, यानी स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेस कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिस्ट्री तो है ही, लेकिन फिजिक्स में भी पढ़ना है ये चैप्टर, ठीक? तो प्लीज इसको लिखो, और इसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड है जिसकी मतलब समझना है। तो ये पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है ना, एंड बाउंड्री क्या है। तो सिस्टम लिखे, सराउंडिंग लिखे और बाउंड्री। व्हाट इज सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम के डिफिनीशन लिखते हैं। सिस्टम की डिफिनीशन, इट इज द पार्ट ऑफ मैटर on which we are interesting। ये मैं अपने तरह से लिखाता हूं, टू डू समथिंग। यानी इट इज द पार्ट ऑफ मैटर ऑन विच वी आर इंटरेस्टिंग टू डू समथिंग। ये मैटर का वो पार्ट, या एक और देख लो, या एनर्जी का वो पार्ट जिस पर हम कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है, तो पहले एक कर ले, उसके बाद और अच्छा से समझते हैं। प्लीज, सिस्टम किसको बोलेंगे, ये डिफिनीशन है सिस्टम का।
ठीक, हो गया। तो डिफिनेशन देखो, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मैटर या एनर्जी ऑन विच वी आर इंटरेस्टिंग टू डू समथिंग, या वी आर इंटरेस्टिंग टू डू समथिंग वर्क, जिस पर हम कुछ कर सके। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देते, प्लीज देखो, जैसे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात, और आपसे क्वेश्चन है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? कि किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ना। जैसे आप देख लो, हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको गौर से देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक, और ये दोनों क्या है? सॉलिड स्टेट में, ये दोनों सॉलिड है ना। इसका अर्थ ये है कि ये मैटर है। ठीक, अब देखो हमको क्या चीज पूछा जा रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालना। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब हम निकालेंगे तो इसका अर्थ ये है कि कहां पर हम इंटरेस्टेड हैं, इस इलेक्ट्रॉन की कि इस प्रोटॉन पर। तो कहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन पर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, नहीं कि न्यूक्लियस का। तो इसका अर्थ ये है कि इस मैटर में दो पार्ट है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो हम इस इलेक्ट्रॉन पर इंटरेस्टेड हैं। तो जिस पार्ट पर हम इंटरेस्टेड है वही हमारा सिस्टम होता है, और इसको हम एक डॉटेड लाइन से सर्कुलेट कर देते हैं। सर्कुलेट का मतलब ये हो गया कि हम फोकस कर रहे हैं कि ये मैटर के इस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पर हम इंटरेस्टेड है, और ये जिस पर हम इंटरेस्टेड है वही हमारा क्या होगा? सिस्टम होगा। बात समझ में आ रहा है ना? सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? सिस्टम है। क्योंकि हम लोग क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर से इसको एनर्जी देते हैं कि नहीं? ये एनर्जी रिसीव करके और ये हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको इसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाकर ये निकलेगा। तभी जाकर वो एनर्जी को हम लोग, अगर ये मिनिमम है तो ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो हमारा किस पर फोकस है? इस इलेक्ट्रॉन पर फोकस है, और ये हमारा मैटर का ये पार्ट है। तो दीज आर कॉल्ड द सिस्टम। ठीक है, हमको इस न्यूक्लियस पर इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी मैटर है, लेकिन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिर्फ कौन है? ये है सिस्टम। ओके, उसी तरह से अगर मैं पूछूं, हीलियम की बात बताता हूं। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो हीलियम में पहले ध्यान से देखो, हीलियम में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। हो गए। अब इसकी हम ऐसे बना देंगे 20। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? 2 है। और इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अंदर। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ई फर्स्ट निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी IE लिखते हैं, IE1 लिखते हैं ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नंबर 2 है, लेकिन हमको एक ही निकालना है, तो जिस पर हमको काम करना है वो यही है। ठीक है ना? तो ये एक मैटर का पार्ट है, और ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है बताओ? सिस्टम। ये क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। अब इसका अर्थ यह है कि ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियस हमारा सिस्टम का पार्ट नहीं है, इवन ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा सिस्टम का पार्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, हम इस पर इंटरेस्टेड हैं, ये एक मैटर का पार्ट है, दीज आर कॉल्ड द सिस्टम। ठीक है, अब समझ में आ गया?
यहीं पर एक आता है सराउंडिंग। ध्यान से देखो सराउंडिंग क्या होती है, ठीक है। एक्सेप्ट द सिस्टम ऑल मैटर्स एंड एनर्जी आर कॉल्ड, एक्सेप्ट द सिस्टम, एक्सेप्ट द सिस्टम all matters and energy called surrounding, surrounding। देखो जैसे हमने हाइड्रोजन को देखा तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा सिस्टम है, तो ये न्यूक्लियस तो सिस्टम नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियस इस पर इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं, तो ये इफेक्ट अगर सिस्टम पर डालेगा तो वो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग में कौन है, प्रोटॉन्स है हमारा, ये सराउंडिंग में कौन हो गया, प्रोटॉन्स। यहां पर देख लो सराउंडिंग में कौन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट डाल रहा है ना, ये रिपल्सन करता है, इसीलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। ये न्यूक्लियस जो है इनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो ये इन पर इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस हमारा मिलकर क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट द सिस्टम ऑल मैटर एंड एनर्जी which affects on system called surrounding, इसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना, सिस्टम किसको बोलेंगे, सराउंडिंग किसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स के टीचर मैकेनिक्स पढ़ाते होंगे, अगर आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में एक सिस्टम सेलेक्ट करते हो कि नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि एक ये टेबल है और उस पर एक ब्लॉक रखा रहता है मास, इस पर एक फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, तो इसको ब्लॉक को हम क्या मान लेते हैं, सिस्टम। ये एफ जो है वो एक्सटर्नल है, टेबल सिस्टम नहीं है, तो ये टेबल को हम लोग क्या मानेंगे, सराउंडिंग। एक्सटर्नल फोर्स जो इस पर लग रहा है वो भी सराउंडिंग का पार्ट है, ठीक है। इसको सर ओके, समझ में आया ना कि व्हाट इज सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। एनीथिंग अफेक्ट द सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। एक आता है बाउंड्री, ठीक है। एनीथिंग विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है, एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड बाउंड्री। कॉल क्या होता है, बाउंड्री, ठीक। जैसे एक थर्मस लेते हैं और इसमें हमने क्या कर दिया कि हॉट वाटर डाल दिया, हॉट वाटर, स्क्रीन नॉट क्लियर सर, इसी पर हम इंटरेस्टेड है। हॉट वाटर हमारा सिस्टम है, इसके बाहर की सराउंडिंग ये है, ठंडी हवा, ये सब सराउंडिंग है। और ये जो वाल जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा,
क्योंकि हम इंटरेस्टेड किस पर है, अंदर के हॉट वाटर पर, ठीक है। तो ये वाल जो है वो हमारा बाउंड्री है। जैसे अभी हमने बताया कि ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इंटरेस्टेड ये है, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर की पार्ट सिस्टम कहलाता है, अब बाउंड्री के बाहर वाला पार्ट सराउंडिंग कहलाता है। ये सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री पूरे थर्मोडायनेमिक्स जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे तब तक मिलते रहेगा, इसलिए नो टेक टेंशन। ये पूरे चैप्टर में सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री का ही हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब यहां से देखो, सिस्टम जो है वो सिर्फ मैटर का पार्ट नहीं है, बल्कि इट इज द पार्ट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का पार्ट भी है, ठीक। जैसे आप देखो इस क्लासरूम में लाइट जल रही है, ओके, इसमें 2-3 बल्ब लगे हुए हैं। एक अगर बल्ब जलता है तो यहाँ पर मान लो कुछ लाइट है, कुछ दिखाई दे रहा है, एक और लाइट, एक बल्ब और ऑन कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, इस जगह पर कहेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। एक और बल्ब जला दे तो क्या होगा, इस जगह पर लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ गई। यानी एक छोटा सा एक स्पेस लें और इस स्पेस में बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ गया या इंटेंसिटी घट गया। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ना और घटना, यहाँ पर तो कोई मैटर है नहीं, तो ये कौन सा पार्ट है, एनर्जी है, ठीक है। एक छोटा सा स्पेस अगर हम लें, बल्ब को ऑफ और ऑन करें तो यहाँ पर इसके अंदर इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इसका अर्थ ये है कि अगर इस स्पेस को अगर हम सिस्टम माने तो इसमें बल्ब को ऑन ऑफ करने से इंटेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन जो होगा वो सिस्टम होगा, लेकिन वो किसका पार्ट होगा, इट इज द पार्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। एक छोटे से स्पेस लेते हैं, कोई एक स्पीकर ऑन कर दे तो वहां पर क्या है, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ गया, मोर डेसिबल होगा। मोर 2-3 स्पीकर और अटैच कर दो तो वहां पर साउंड की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। इसका अर्थ है कि उस पोर्शन में एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम जो होती है सिर्फ एक मैटर का ही पार्ट नहीं है, इवन किस चीज की पार्ट है, एनर्जी का भी, और जिस पर हम लोग क्या है उस पर इंटरेस्टेड हैं। तो एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए जिस पर हमको काम करना है, और जहां पर हम इंटरेस्टेड हैं वो या तो मैटर का पार्ट होगा या एनर्जी का पार्ट होगा, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों में से किसी एक का होना कंपलसरी है। तो दीज आर कॉल्ड द सिस्टम। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सिस्टम का, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम on basis of movement of particles and energy। पार्टिकल के मूवमेंट, पार्टिकल और एनर्जी के मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो 1 by 1 पढ़ते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम, ठीक। अब देख लो, ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग,
सराउंडिंग, उसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ठीक, जिसमें मास और एनर्जी दोनों क्या हो, एक्सचेंज करें, उसी को क्या बोलेंगे? सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करो कि ये हमारा एक कंटेनर है, या यूं समझ जाओ कि आप अपने घर में एक गिलास रखे हो, ठीक है ना? ओके, और उसके अंदर आप टी मान लो, कॉफी या टी रख लो, चाय रख लो, या सीधे चाय का कप रखो। सुबह सुबह जो चाय पीते हो वो आप अपने प्लेट में या कप में रखो। इसी को थोड़ा सोचना है, ठीक है? आप क्या करते हो? आप चाय पीते हो, कप तो नहीं पीते हो, ठीक है ना? लेकिन आप लेते हो कप के साथ, आप का इंटरेस्ट किस पर है? तो चाय पर है ना? आप चाय पर ही इंटरेस्टेड हो, ठीक है? तो जिस पर इंटरेस्टेड हो, दीज आर योर सिस्टम, वो आपका क्या हो गया? सिस्टम। तो ये जो चाय है ये सिस्टम है, इसके साथ में जो ये ऐसा है इसको हम सर्कुलेट कर देते हैं, और इसी के अंदर को हम लोग क्या मान ले? सिस्टम। ठीक, ओके। अब इसको ध्यान से देखो, और इसके अलावा ये वाल है, इसके अंदर बाहर का जो वातावरण है जिसमें टेम्परेचर कम है, ठीक है? ये सब पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा सराउंडिंग। सिर्फ बाउंड्री ही नहीं, कप ही नहीं, और ये खुद जो कप जो है वो अल्सो ए सराउंडिंग। बाहर का एयर और कप जो है, दीज आर द सराउंडिंग। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर इसके अंदर एक थर्मामीटर हम डाले रहते हैं तो इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता, गरम गरम चाय आएगा तो टेम्परेचर क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अब देखोगी कि कुछ T इक्वल टू 0 पर हाई टेम्परेचर, कुछ समय के बाद इसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी? लो टेम्परेचर। होगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि सिस्टम की जब हीट टेम्परेचर कम हो गया तो यानी हीट लॉस किया कि नहीं? बताओ, हीट लॉस किया। इसका मतलब ये है कि अंदर की एनर्जी जो हुआ वो किधर चला गया? बताओ, सराउंडिंग में गया कि नहीं? बताओ, अंदर से हीट जो है वो क्या हो गया? सराउंडिंग में चला गया। अब देखते हो, एक चीज और गौर करना, कि ये जो गर्म चाय लेते हैं तो कुछ ऊपर जाते हुए दिखाई देता है, जिसको वेपर बोलते हैं। यानी इस तरह से वो बाहर गर्म चाय को ऐसे क्या दिखाते हैं? बाहर वेपर जा रहा है। ये वेपर जो है वो क्या है? मोलेकुल्स है कि नहीं? टी मोलेकुल्स है। ये मोलेकुल्स क्या है? बताओ, मास है। तो अंदर से मास भी निकल रहा है और अंदर से हीट भी निकल रहा है। वेपर के टर्म में निकल रहा है तो ये मास भी निकल रहा है और ये हीट लॉस भी कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसमें मास भी निकल रहा है और हीट भी निकल रहा है, यानी एक्सचेंज मास। एक्सचेंज मास को हम ऐसे लिखें, डेल्टा एम। क्या ये 0 है? तो कहेंगे कि 0 नहीं है। डेल्टा एम का मतलब एक्सचेंज ऑफ मास, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। एक्सचेंज एनर्जी की बात कहें, एक्सचेंज एनर्जी, तो डेल्टा ई लिखते हैं, ये भी हमारा 0 नहीं है। तो एक एमसीक्यू पूछता है कि ओपन सिस्टम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, डेल्टा एम नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा ई यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा एम का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक बात करते हैं, एक ठंडा पानी है, ठीक है ना, उसको बाहर धूप में रख दो तो इसका अर्थ है कि उसकी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी बाहर से एनर्जी उसके अंदर आ गया, तो इसका अर्थ है कि वो एक क्या है? ओपन सिस्टम है। बाहर में क्या है कि रखेंगे तो ये इवोपरेट हो जाएगा, तो एनर्जी क्या, मास क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो मास भी एक्सचेंज कर रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है? बताओ, कि हीट भी एक्सचेंज कर रहा है। वो दोनों साइड से, अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, तो दोनों सिचुएशन में अगर ऐसी होती है फेनोमेना,
तो उस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओपन सिस्टम। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज सिस्टम का। प्लीज नोट इट। अब हम लोग सेकेंड बात करने वाले हैं किसकी? क्लोज सिस्टम की। क्लोज्ड सिस्टम। या क्लोज सिस्टम भी इसको पढ़ते हैं। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि डेल्टा एम एक्सचेंज ऑफ मास इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज नो मास एक्सचेंज। मास में कोई एक्सचेंजिंग नहीं होगा, न सिस्टम से मास सराउंडिंग में जाएगा और न ही सराउंडिंग से मास किस में आएगा? सिस्टम में। बट डेल्टा ई की वैल्यू चेंज होगी, यानी डेल्टा ई नॉट इक्वल टू 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज करेगा। इसमें मास चेंज नहीं करेगा, सिर्फ एनर्जी क्या होगा? एक्सचेंज करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आप कहीं पर गए या आप चाय पी रहे हो, यही एग्जांपल देते हैं। चाय के साथ बिस्किट भी लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना। एक बड़ा सा बिस्किट को इसी गरम चाय के ऊपर रख दो, रख दिए, या कोई एक प्लेट रख दो। तो प्लेट रख देंगे तो इस पर जो इवोपरेशन जो होता था वो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन ठंडा होगा कि नहीं? 10 मिनट रखो, ये चाय की टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि भले ये बंद किए हैं लेकिन फिर भी हीट हमारा एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है ना? यानी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा। या अगर ये ठंडा है, धूप में रख दो, बाहर रख दो, तो हीट क्या हो सकता है? अंदर आ सकता है। तो यहां पर हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ हीट को डेल्टा ई लिखे, ये 0 नहीं होगा, यानी ऐसे लिखे। ठीक, लेकिन अब देख लो, बाहर से मास अंदर नहीं जा रहा है लेकिन मास अंदर से बाहर भी नहीं जा रहा है, तो डेल्टा एम मास जो है, चेंज ऑफ मास जो होगा वो 0 होगा। अगर अंदर 100 ग्राम का ये चाय है तो फॉर एवर के लिए 100 ग्राम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्लोज सिस्टम की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? ओनली हीट एक्सचेंज थ्रू सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के थ्रू हमारा हीट एक्सचेंज होगा, बट नॉट मास। मास का कोई एक्सचेंजिंग नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सॉरी। ठीक है, एक लास्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा जो है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? नीदर बी हीट एक्सचेंज नॉर बी मास एक्सचेंज, कॉल्ड ओपन सिस्टम। नीदर हीट nor mass exchange, called isolated system.
ठीक, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे एक थर्मस की बात करते हैं, कुछ देर के लिए थर्मस की अगर बात करें, एक इसका एक एग्जांपल बेस्ट मिलता है थर्मस। थर्मस में क्या होते हैं, कोई ऑफिस जाता है तो उसमें ये मान लो थर्मस पूरा ऐसे रहते हैं, थर्मस थर्मस, इसके अंदर गर्म पानी रख दो या चाय कॉफी गर्म रख दो, ये लॉन्ग टाइम तक, ठीक है कि नहीं, ये वही होते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, 0, हीट एक्सचेंज नहीं होता, और डेल्टा एम का वैल्यू भी 0 होता है, मास भी एक्सचेंज नहीं होता। ये थर्मस है फॉर ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि 2 दिन रख दो चाय उतना ही गर्म रहे, ऐसा होता है क्या। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होते, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए थर्मस जो होती है वो हॉट है, कुछ समय के बाद भी निकालोगे तो वो हॉट ही रहेगी शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा थर्मस है फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एक इमेजिनरी सिस्टम है, इमेजिनरी सिस्टम। इमेजिनरी सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक उसमें मास और हीट एक्सचेंज नहीं हो। हाँ, मास एक्सचेंज नहीं होगा बट हीट एक्सचेंज तो जरूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी सिस्टम है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लॉन्ग टाइम के लिए आइसोलेटेड हो सके। नो एनी मैटर, नो एनी सिस्टम which are isolated for a long period, ये नोट कर लो, ठीक। तो प्लीज इसको लिखिए। ठीक, तो ये 3 ऐसे हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। मैक्रो का मतलब क्या है, बड़ा, ठीक। यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन bulk of the system, bulk of the system, bulk का मतलब बड़ा, called macroscopic properties, properties बल्क पर डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, ये सब जो है
वो क्या होते हैं, बड़ा प्रॉपर्टीज है, बल्क प्रॉपर्टीज है, ठीक है कि नहीं। ये ऐसा टाइप ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इसकी टाइप्स लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, पहला जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक को और दूसरा को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। प्लीज इसको नोट करो। ठीक है, यानी यहां पर पहला लिखो इंटेंसिव के लिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, यहां पर दोज प्रॉपर्टीज of system which does not depend upon bulk या amount या size, जो अमाउंट या साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं, कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी या ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो, एक मान लो एक कंटेनर है, इसमें मिल्क है और एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर भी मिल्क है। तो मैं कहो इन दोनों में मास के बारे में बताओ, तो ये छोटा है तो इसकी मास कम है, इनकी मास क्या है, ज्यादा है। तो ये मास बल्क पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बड़ा वाला बड़ा मास, छोटा वाला छोटा मास। तो मास जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये बल्क पर डिपेंड कर रहा है। आगे पढ़ाएंगे, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो बल्क अमाउंट साइज पर डिपेंड करता है वो हमारा एक्सटेंसिव होता है। इसकी अगर वॉल्यूम को चेक करें तो वॉल्यूम जो है इसकी छोटा है और इनकी वॉल्यूम क्या है, बड़ा है। तो वॉल्यूम बड़ा हो गया तो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन इसकी गाढ़ापन कहें, कंसंट्रेशन करें या डेंसिटी, छोटा सा थोड़ा सा एक चम्मच इसमें भी निकालें तो एक ही अगर दूध है तो इसका डेंसिटी वही होगा जो इनका डेंसिटी है, या यूं कहें कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन क्या होगी, इनका होगी। तो डेंसिटी और कंसंट्रेशन जो है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसकी अमाउंट पर, इनकी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा ऐसे। अब जैसे इसमें अगर हम एक थर्मामीटर लगा दें, एक ही रूम में रखा गया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये बड़ा अमाउंट है तो इसकी ज्यादा हीट होगी, टेम्परेचर होगा, इसमें क्या होगी, कम टेम्परेचर होगा। ऐसा बात नहीं है, इसका वही टेम्परेचर है, इसका भी वही है। इसकी और ज्यादा अमाउंट बढ़ा दो तो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ है कि टेम्परेचर जो टर्म है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, यानी हम टेम्परेचर को हम क्या मान सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लो, हर लिक्विड की एक सरफेस टेंशन होती है, तो सरफेस टेंशन जो इसका होगा वही इसका भी होगा। सरफेस टेंशन जो है वो हमारा यही है। तो प्लीज इसको
नोट करते चलें। ठीक है ना। सरफेस टेंशन, अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जो इसकी होगी वही इसकी होगी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें लिखे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका अर्थ यह है कि अगर 1 मोल इससे निकाल दे और 1 मोल इससे निकाल दे तो 1 मोल हो गया, और उसकी जो हीट अंदर जो एसोसिएट होगी उसकी भी वैल्यू वही होगी जो इसकी है। देखो, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसकी जो वेपर प्रेशर होगा और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी हमारा सेम होगा। चलो इसको नोट कर लो। ठीक। फिजिक्स में अगर हम पढ़े तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें वो भी डेंसिटी सेम, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। बी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। एक्सटेंसिव का मतलब है कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends upon bulk, that is size, mass, volume, ये सब बल्क है, called extensive properties। जैसे एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम या साइज। ठीक है। हीट कंटेंट, ये सब जो है, ठीक है ना, वो सब किस चीज पर डिपेंड करता है, बल्क। जैसे आप देख लो, एक सिस्टम में 1 लीटर पानी है और एक में 10 लीटर है। ठीक है। तो इसकी दोनों की डेंसिटी तो सेम हो जाएगा, लेकिन इसके जो मास है और इनके जो मास है ये ज्यादा होगा, साइज इसकी ज्यादा होगी, वॉल्यूम इसकी ज्यादा होगी इससे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मास, साइज, वॉल्यूम जो है, इसके अंदर टोटल हीट कैपेसिटी यानी टोटल हीट कंटेंट जो होगी, ठीक है ना, वो कम है, और इसमें हीट कंटेंट क्या है, ज्यादा है, हाई है। तो हीट कंटेंट इसमें ज्यादा है, हीट कंटेंट इसमें कम है। तो दोनों में हीट कंटेंट की डिफरेंसेस अगर है तो ये क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। तो प्लीज नोट करें।
ठीक, आगे एक चीज और पढ़ाएंगे, इंट्रोपी, इंथैल्पी, इसी में पढ़ने वाले, लेंथ, ये सब जो है, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक, these are called the extensive properties. ठीक, the ratio of two extensive properties, two extensive properties called, the ratio of two extensive properties called intensive properties. ठीक, जैसे देख लो, एक रेशियो लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम को देख लो, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मास जो है वो हमारा एक्सटेंसिव, टर्म वॉल्यूम जो है वो भी एक्सटेंसिव, ठीक है, और ये जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव। ठीक, अगर मैं कहूं हीट, टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो हीट कंटेंट जो है वो हमारा एक्सटेंसिव, और टोटल मोल भी एक्सटेंसिव, क्योंकि ये मास है ना, और ये आता है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये हमारा इंटेंसिव होगा। तो हमेशा याद रखना है कि दो एक्सटेंसिव की रेशियो हमेशा इंटेंसिव आता है। ठीक, हो गया, और भी मिलेगा। अब बात करेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। प्लीज नोट इट। ठीक है, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, कहता है कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी पाथ फंक्शन। कोई भी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहा जाता है स्टेट फंक्शन। मान लो पहले लिखे स्टेट फंक्शन मीन्स which depends upon only state of matter, not path।
फॉलोड। वो कौन सा पाथ फॉलोड किया उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पर करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, इसको हम लोग W से लिखते हैं, और ये लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स को अगर हम F लिखें और डिस्प्लेसमेंट को D लिखें, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। ये F D ऐसा, इसको हम लोग और अच्छा से ब्रेक करें cos थीटा। ठीक, ओके। वर्क के बारे में कहा जाता है इट इज ए पाथ फंक्शन। सॉरी, इट इज ए पाथ फंक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्टेट फंक्शन। सॉरी, इसको वर्क को स्टेट फंक्शन इसको छोड़ दो, आगे पढ़ाएंगे। वर्क हो गया ना, पहले वर्क ही लिख लो, वर्क इक्वल टू F इंटू डी। चलो कोई बात। अब देखो कि एक ये अर्थ है, एक पार्टिकल को हम यहां पर लेके आ गए, नीचे से M पार्टिकल है, H हाइट तक इसको लेके आ गए, इसको A मान लिए और इसको B मान लिए। ठीक, तो यहां पर देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम लोग करें, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा वर्क कितना किया गया, तो वर्क डन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg इनटू डिस्टेंस। mg की डायरेक्शन किधर है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू माइनस होता है mg, और लेंथ यहाँ किसके बराबर है, h। तो वर्क डन जो होगा वो माइनस mgh। ठीक, अगर इसी ब्लॉक को, ये मान लो जो एक रास्ता है, इसको A रास्ता से ले गए, इसको हम ऐसे ऐसे करके ले गए, ये 20, तो ये अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग रास्ता से है, अलग अलग पाथ है, ये अलग पाथ है, ये अलग पाथ है, लेकिन ये यहां से यहां तक ही गया। तो जब इस रास्ते से होकर ये गया, तो वर्क डन बाय इस पाथ के थ्रू क्या है, ये तो ए पाथ के थ्रू था। अब ये वर्क डन जो है, अगर मैं कहूं कि पाथ बी से बात करें, बी के थ्रू देखें, तो यहां से यहां तक गया, तो वर्क डन तो mg, फोर्स तो mg ही लगेगा, लेकिन यहां से यहां पर गया, नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, h के ही बराबर है, और इनके बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो इसके भी द्वारा वर्क डन की वैल्यू ऐसे, यानी वो कैसा भी पाथ से जाए, यहां पर पहुंचे, तो वर्क डन की वैल्यू सभी स्टेट में सेम ही होगा। यानी इसकी पाथ अलग है, इसकी पाथ अलग है, इसकी पाथ अलग है, तो ये जो वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि स्टेट पर कर रहा है। ठीक है ना, तो वर्क जो है वो हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन। प्लीज इसको नोट कर लो। तो आज के लिए हम इतना ही है, कल हम लोग स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके। अब तो कोई दूसरा क्लास नहीं है, तो इसलिए मीटिंग ओवर करते हैं। बाय।